नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। भारत दोस्ती निभाना भी जानता है और चैलेंज देना भी जानता है, वज़ीर-ए-आज़म मोदी। कोरोना हो या सरहदी कशीदगी, भारत दोनों जंग जीतेगा, वज़ीर दाखिला अमित शाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन के सामने बेबस, वज़ीर दाखिला अमित शाह आवाम को गुमराह कर रहा है कांग्रेस पार्टी। चीन ने गलवान वादी में 9 किलोमीटर के इलाके में 16 कैंप कायम किए, एनडीटीवी की रिपोर्ट। डोमिसाइल कानून गैर आईनी और गैर कानूनी है, साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। सरकारी मुलाजिमीन और जिनकी आमदनी मुतासिर नहीं हुई को फीस अदा करना चाहिए, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ऐलान। एनएचएम आरजी मुलाजिमीन की मुस्तकली में ताखीर क्यों, नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन। पीने के साफ पानी की किल्लत, मगरमल बाग और फिजुल हक कॉलोनी दरगाह के बाशिंदों का महकमा पीएचई के खिलाफ एहतजाज। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का नेटवर्क बेनकाब, दिल्ली और पंजाब में 3 कारकुन असला समेत गिरफ्तार। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि भारत दोस्ती निभाना भी जानता है और मुकाबला करना भी जानता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क के दौरान मशरकी लद्दाख में हिंदुस्तान और चीनी फौज के दरमियान हुए पुरतशद्दुद झड़प के बाद पहली बार जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सरजमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को जबरदस्त जवाब मिला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीनी फौज की कई हिंदुस्तानी फौजियों के पुरतशद्दुद झड़प का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दोस्ती निभाना भी जानता है तो आंख में आंख डालकर चैलेंज देना भी जानता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में अनलॉकडाउन का अमल शुरू हो गया है, लेकिन इस दौरान मजीद मोहतात रहने की जरूरत है। कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है, बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। 6-7 महीना पहले ये हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नीत नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सब के बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है। हालात तो ये हो गई हैं कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। साथियों, मुश्किलें आती है, संकट आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वजह से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के सभी इल्जामात का जवाब देते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मैं वाज़ा कर देना चाहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान दोनों जंग जीत रहा है। अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान कोरोना की जंग के साथ ही मशरकी लद्दाख में असल कंट्रोल लाइन एलएसी पर बढ़ती कशीदगी की जंग भी जल्द जीतेगा। एक इंटरव्यू में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हम हर मौजू पर पार्लियामेंट में बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट चलने वाला है और अगर किसी को सरहदी तनाजा पर बहस करनी है तो आए, हम बहस करेंगे। 1962 से आज तक 2-2 हाथ हो जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान संदीप सिंह सुरजेवाला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात में चीन पर बात न करने पर इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन की भाषा बोलकर चीन से डरने की अक्कासी करता है। वहीं संदीप सिंह सुरजेवाला ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर कहा कि हिंदुस्तान कोरोना और मशरकी लद्दाख में असल कंट्रोल लाइन एलएसी पर बढ़ती कशीदगी पर गलत बयानबाजी से आवाम को गुमराह कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में दोनों लड़ाइयां जीतने की तो बात करते हैं, कोरोना से भी और चीन से भी, पर वास्तविकता क्या है ये भी देश को बताइए। क्या ये सही नहीं कि 3 महीने के अंदर ही कोरोना महामारी के संक्रमण में दुनिया में चौथे पायदान पर आज भारत खड़ा है। क्या ये सच नहीं कि अब देश में 20,000 के करीब संक्रमण प्रतिदिन हो रहे हैं, 5,28,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं,
16,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और संक्रमण की दर रुक नहीं रही, आए दिन बढ़ती जा रही है और सरकार के पास ना कोई नीति है, ना नियत है, न रास्ता है, न दृष्टि है, न सोच है। तो इस तरह से कोरोना की महामारी से लड़ाई कैसे जीती जाएगी? और अब चीन पर आ जाएं। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि किसी ने भारत की सरजमी पर कब्जा ही नहीं किया। क्या ये सही नहीं कि गलवान घाटी में जहां हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई, वहां वापस चीनियों ने कब्जा कर लिया? क्या ये सही नहीं कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेंगोंग सो लेक के अंदर हेलीपैड बना, स्ट्रक्चर्स और बंकर्स बना, उन्होंने कब्जा कर लिया? क्या ये सही नहीं कि हॉट स्प्रिंग हो या डेप्सांग के प्लेन्स हो, वाई जंक्शन तक चीनी सेना ने घुसपैठ कर रखी है? तो देश की रक्षा और सुरक्षा कौन करेगा? अगर लड़ाइयां जीतनी हैं तो सबसे पहले आत्म मजबूती करिए, आत्मनिर्भर हो जाइए, देश की सेना के साथ खड़े होइए, कोरोना के संक्रमण की नीति बनाइए, रास्ता बनाइए और प्रांतों की, नगर पालिकाओं की, नगर परिषदों की, शहरों और गांवों की मदद कीजिए और हमारी सेना के साथ खड़े होइए। यही सच्ची देशभक्ति है। इंटरव्यू देने से ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी, जमीन पर काम करने की हकीकत से ये लड़ाई जीती जाएगी। यही राष्ट्र का आपको संदेश है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गलवान वादी में 9 किलोमीटर के इलाके में चीनी फौज ने 16 कैंप कायम कर लिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने इलाके में खुद को महदूद करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि वो लगातार बढ़ते पैमानों पर फौजियों के जमाव में इजाफा कर रहा है। ताहम फौज की जानिब से इस रिपोर्ट में उभारे गए नुकात या तस्वीर की कोई तस्दीक नहीं की गई है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत के फौजी दस्तों को चीन के भारी फौज जमाव से यकीनी तौर पर खतरा लाहक है। सैटेलाइट के जरिए नई तस्वीर 25 और 26 जून की सामने आई है, जिनमें इस बात की निशानदेही हो रही है कि चीन ने गलवान इलाके में अपनी फौजी पोजीशन मुस्तहकम की है। जम्मू व कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डोमिसाइल कानून गैर आईनी और गैर कानूनी है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐसी कोई भी बात को कबूल नहीं करेंगे जो गैर आईनी है। फारूक ने कहा कि मरकजी सरकार ने जो कुछ भी किया है उसके खिलाफ हम मुत्तहिद हैं, ये गैर कानूनी और गैर आईनी है। फारूक ने कहा कि मैं ऐसी किसी भी चीज को कबूल नहीं करूंगा जो गैर आईनी है। लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल में हिंदुस्तान और चीन के माबीन मौजूदा तातुल के बारे में उन्होंने कहा कि जंग ममालिक के माबीन तनाजात के हल में कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, चीन या पाकिस्तान का वाहिद हल बातचीत है, जंग हल नहीं है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान मुकफ्फलशुदा निजी तालीमी इदारों में जेर तालीम तलबा को राहत देते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ जम्मू व कश्मीर के सदर इंजीनियर गुलाम नबी वार ने कहा कि वादी में गुज़श्ता 4 बरसों से निजी स्कूलों की हालत खराब हो चुकी है और 200 के करीब निजी स्कूल भी बंद हुए। ताहम इस सूरत हाल के बावजूद वो भी मुस्तहिक तलबा के हक में जामा फीस माफी स्कीम को राइज करेंगे। वार ने कहा कि इस हवाले से साल 2016 का मॉडल अपनाया जाएगा, जिसके तहत हजारों तलबा का फीस माफ किया गया था। ताहम उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि सरकारी मुलाजमीन के अलावा उन वालिदीन को भी फीस की अदायगी करनी पड़ेगी। इसी दौरान पी न्यूज से बात करते हुए सीनियर सहाफी सनाम एजाज ने कहा कि जिन लोगों को मौजूदा हालात से आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको फीस अदा करना चाहिए और उन दुकानदारों को फीस में कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने कालाबाजारी करते हुए आवाम को 2-2 हाथों से लूटा है। सनम जी, मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि नो फीस, नो स्कूल, नो फीस, मगर एक सवाल यहाँ पे बनता है। यहाँ पे जो हमारे जो ये मीट बेचते हैं, मीट वाले, सब्जी वाले, मुर्गे वाले या और भी, मीट का कीमत है 450 रुपए। सिंपल सी बात, मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने 700 भेजा, वो क्यों नहीं फीस देंगे? उनका कब दुकान बंद हो गया? हाँ, एजुकेशन को यहाँ कुछ लोग तबाह करना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि नो स्कूल नो फीस, हाँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना है। ये प्राइवेट स्कूलों से हमारी एजुकेशन सिस्टम है, इसको खत्म करना है। सवाल ये है, जिसके पास गुजारा है, जिसने कमाया, वो क्यों नहीं फीस देगा? गवर्नमेंट मुलाजिम क्यों नहीं फीस देगा? दुकानदार मोहल्ले का क्यों नहीं फीस देगा? कसाई क्यों नहीं फीस देगा? रोटी वाला क्यों नहीं फीस देगा? काम जिसका बंद हुआ वो नहीं देगा, जिसके पास हिम्मत नहीं है, जिसके पास नहीं है, जिसके पास, जिसने कमाया है, जिसने बिजनेस किया है, वो क्यों नहीं फीस देगा? और ये एक साजिश है। ये जो लोग हैं ना नारेबाजी करने वाले, मैं एज ए कश्मीरी, नॉट एज ए कोई और, मैं ये कहता हूँ कि ये कहते हैं यहाँ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी हद तक, हमारे सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में किसी हद तक तालीम बची थी, इसको खत्म करने की एक साजिश है। ये जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, ये बिल्कुल ड्रामा है। फीस देनी है जिसकी ताकत है, जिसने कमाया वो क्यों नहीं देगा, वो क्यों मेहनत करेगा? यहाँ कसाई ने कमाया है, यहाँ हाथ 100 रुपए का 200 बेचा है, मुर्गा 200 में बेचा है, यहाँ मीट 700 में बेचा है, तो वो लोगों ने इतना नफा कमाया, वो पड़ोस की भी फीस दे दें। तो फिर हमारे तबके में कौन रहता है, कौन सा तबका रहता है जो फीस देने के काबिल नहीं है? देखिए, हमारा ट्रांसपोर्टर तबका है, हमारा ऑटो ड्राइवर का तबका है, हमारा सोमो ड्राइवर का तबका है। ये तबके जो हैं
हमारे दुकानदार जो हैं, बड़े दुकानदार, छोटा दुकानदार नहीं, उसको नुकसान नहीं हुआ, बड़े दुकानदारों का नुकसान हुआ है, उनका नुकसान हुआ है। जो नहीं, बड़े दुकानदारों के बच्चे तो एलीट क्लास में, एलीट स्कूल में नुकसान पढ़ते की हैं। बात की जाए, जब नुकसान की बात है, नुकसान ट्रांसपोर्टर का हुआ है, नुकसान हुआ है बड़े दुकानदार का, नुकसान हुआ है होटलियर का। लेकिन ये तीनों क्लास जो है एलीट क्लास, इनके पास ये 1 साल तक चला सकते हैं। सपोज मेरा भी नुकसान हुआ है, लेकिन मैं ये फीस दे सकता हूँ। आप देंगे फीस? मैं, जाहिर सी बात है, जितनी मेरी हिम्मत होगी उतनी दूंगा। मेरा भाई नहीं दे समझा सकता। नहीं। मैं दूंगा, अपने बच्चों को मैं फीस दूंगा, लेकिन मेरा भाई नहीं दे सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तर्जुमाने आला रूफ अहमद ने एनएचएम के साथ काम करे आर्जी मुलाजिमीन की मुलाजिमतों में ताखीर के खिलाफ इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीन्यू से बात करते हुए कहा कि मौजूदा कोविड-19 और नामासाइद हालात के दौरान सफे अव्वल पर काम करने के बावजूद मामूली तनख्वाह दी जाती है, जिससे वो अपने कुंबों की किफालत को पूरा नहीं कर पाते और वो फाका कशी के दाने पर पहुंच चुके हैं। आपके माध्यम से आज सरकार से आप भी पूछिए, हम भी पूछना चाहते हैं। अगर हमारे साथ कई बार वादे किए गए ऑन रिटर्न, ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली, ऑन रिटर्न, बार बार कमेटियां बनाई गई, MOU तय पाया गया सरकार और एसोसिएशन के दरमियान, मगर आज तक वो ग्राउंड लेवल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तकरीबन पिछले 3-3.5 साल से आज नहीं तो कल करके ऐसे ही लटकाया जा रहा है। मगर आज आप भी पूछिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मसला तो जम्मू कश्मीर के यूथ का है, जम्मू कश्मीर के उस यूथ का है जिसको क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मैनेज स्टाफ काम करता है। अगर सरकार, देखिए साहब, यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे, यहाँ तकरीबन 60 से 70 हज़ार के ऐसे कैजुअल, डेली वेजर्स, नीड बेसिस बहुत सारे लोग मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं। और यूटी ने हाल ही में एक नई भर्ती पॉलिसी लाई है जिसकी सबों ने तकरीबन मुखालफत की है, जो अभी डेली वेज है, कैजुअल है। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऑनरेबल एलजी ने जो रिसेंटली जो 10,000 असामियों का खुलासा किया है, हम उसको वेलकम करते हैं, वेलकम भी करेंगे, मगर साथ ही साथ उसकी निंदा भी करेंगे। क्योंकि अगर पहले से ही आपके जम्मू कश्मीर स्टेट में लाखों लोग, हजारों लोग, मैं अपने पहले एनएचएम एसोसिएशन की बात, एनएचएम के लोगों की बात, इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और मैनेजर स्टाफ, RNTCP या JK6 के लोग, इसमें मेरे ख्याल से 8 से लेके 8,500 तक लोग होंगे जिनको रेगुलर करना है। अगर हम बजट की बात करें, इसमें इतना खर्चा भी नहीं, 350 करोड़ वन को में इनका बजट खर्चा रहा। अगर साथ ही साथ 8,500 लोगों को कन्फर्म किया जाए। मगर आपने बात की जॉब जो अभी एडवर्टीजमेंट निकली है, मेरे ख्याल से एक मजाक है जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, और साथ ही साथ जो SRO 202 भी हटाया गया, हम उसको भी वेलकम करते हैं। मगर हम इस NHM, RNTCP और JK6 एम्प्लॉयज के लिए आप पूछिए सरकार से, इनके लिए कब SRO बना रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। जब बीजेपी और PDP की कोalition गवर्नमेंट थी, जम्मू में असेंबली चल रही थी, उस वक्त की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी महबूबा मुफ्ती और फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू ने, दोनों ने फ्लोर पे, ये रिकॉर्ड है, फ्लोर पे ये बोला कि जो 65,000 कैजुअल लेबर्स या जितने भी महकमों के लोग हैं, हमने उनको रेगुलाइज किया है। उसको आपने देखा है बाद में वो कहाँ गया? क्योंकि एक असेंबली इतने बड़े ऐवान में ऐलान, जहाँ तक मुझे याद है, SRO 520 का तयन हुआ था उन डेली वेजर्स जो बाकी सीजनल लेबर्स है। मेरे ख्याल से तब भी उनके साथ एक भोंडा मजाक था, आज भी मजाक कर रहे हैं। तब भी हसीब द्राबू लोगों को, क्योंकि हमारे साथ भी, हमें भी उनसे गुमराह किया कि 6 महीने हमें दीजिए, 6 महीने के बाद आपकी एक पॉलिसी लेके हम असेंबली में आ रहे हैं, असेंबली में उसको पास करवाएंगे। मगर 6 महीने वो 6 महीने आज तक, मेरे ख्याल से आज तक वो 4.5 साल होने को है, वो 6 महीने भी नहीं। और जो हमारे तब के स्वास्थ्य मंत्री थे श्री बाली भगत जी, उन्हें ऑन द फ्लोर गैजेट में दर्ज किया गया कि जो NHM के लोग हैं, RNTCP के हैं, JK6 के, 1040 बंदों की फाइल उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी थी, मगर वो फाइल कहाँ गई, क्या हुआ उस फाइल पे, आज तक हमें कुछ पता नहीं। हम भी पूछना चाहते हैं और आप भी पूछिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। 370 को इसलिए हटाया गया जो उस वक्त पार्लियामेंट में बताया गया, या जो उसके बाद भी बयानात आए मरकजी सरकार के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 के हवाले से कोई डेवलपमेंट पिछले 70 साल से नहीं हुई है। हम 370 को इसलिए हटाते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होती है, रोजगार का जो यहाँ बहुत बड़ा इशू है, वो भी यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्या आप 1 साल होने को आ रहा है, 1 महीना बाकी है अभी, 11 महीने में क्या आपको लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद जो दावा किया गया है पार्लियामेंट से, उसमें से कुछ पेशरफ्त हुई है? जैसे कि आप खुद इस बात से वाकिफ है, आप मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा इसमें वाकिफियत रखते होंगे। आज तक ना हम ग्राउंड लेवल की बात करें, ना कोई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नोटिफिकेशन सामने नहीं है। नोटिफिकेशन तो दूर की बात, पहले तो मसला इनका कीजिए जो अब रोडों पे आ रहे हैं,
जो दरबदर है, 20-20 साल जो पिछले 15-15, 1600, 18-18 साल से दरबदर है। अब आप बोल रहे हो कि हम ये करेंगे, डेवलपमेंट लाएंगे या इस जॉब देंगे लोगों को। पहले तो वो मसला हल कीजिए जो पहले एक जहर बन चुका है जम्मू कश्मीर में। इधर पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर मगरमल बाग के बाशिंदों ने महकमा पीएचई के खिलाफ पानी की बहाली के हक में एक एहतजाज किया। अपने एहतजाज में मगरमल बाग बटमालू के उन बाशिंदों का कहना है कि इलाका काफी दिनों से पीने के साफ पानी से महरूम है और लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिस इलाका में वबाई बीमारी फैलने का खतरा है। वही दरगाह के फजलुल हक कॉलोनी के बाशिंदों ने भी पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर सड़कों पर आकर अपनी पानी की बहाली के लिए इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।